सो अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मुज़म्मिल हनीफ़ एंड वेलकम टू द ट्रेड स्कूल। सबसे पहले मैं आपको ये एक एडवाइस करूँगा कि यार आपने इससे पहले वाली वीडियो अगर वॉच नहीं की जिसमें हमने टेक्निकल और फाइनेंशियल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखा था और उसमें हमने एक ओवरफ्लो बना लिया था कि हमारी आगे की वीडियोस का टॉपिक क्या होगा। और ये जो टॉपिक है आज की वीडियो का वो कंटिन्यूएशन है फाइनेंशियल एनालिसिस का। पहले हम जो है ना फाइनेंशियल एनालिसिस को लेके चल रहे हैं क्योंकि टेक्निकल एक काफ़ी डिटेल टॉपिक है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प करता है। एंड देन फिर नेक्स्ट जो है ना वो हम टेक्निकल्स की तरफ आएंगे क्योंकि टेक्निकल्स में बोर्ड का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं है, आपको इस चीज़ का तो आइडिया होगा। हम इसको देख लेते हैं। आज की हमारी जो टॉपिक है वीडियो का वो है कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे राइट भी कर देता हूँ, या हेड ऑफ अकाउंट्स वगैरह जिसकी बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, हमारा आज का टॉपिक वो है। ठीक है, अच्छा अब देखो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको टच मिलेगा आगे की एडवांस लेवल की चीज़ों का भी, लेकिन हम जो है ना इसको अभी स्किप करते हुए अभी हम खाली एक बेसिक फाउंडेशन बना रहे हैं कि आप जब स्टॉक मार्केट्स में आते हो इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी भी चीज़ तरह से ट्रेडिंग के लिए, तो आपको किस तरह स्टार्ट करना चाहिए, किन चीज़ों को लेके चलना चाहिए और किस चीज़ का क्या मतलब होता है कि एक आम इंसान, एक लेमैन इसको किस तरह समझेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो बिल्कुल हम सिंपल लेके चलते हैं चीज़ों का। आई होप कि आपने पिछली वीडियो से ये चीज़ तो समझ ली हो कि कंपनीज़ को ट्रेडिंग के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज़ क्यों जाती, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए होते हैं। तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि कंपनी है किसी और की, चला कोई और रहा है, उसके ऑडिट करने कोई और आता है और हर बंदे का यूज़र का पर्पस कोई और होता है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने का। आज हम उस कंपनीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं और ये किन चीज़ों की बेसिस पे बने होते हैं और ये जो है ना हमें किस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं इन ट्रेडिंग। ठीक है, अच्छा अब देखो अगर हम हेड ऑफ अकाउंट्स की बात करें या हम ये बात करें कि जो असल सारी चीज़ें जो जिसके ऊपर जिसके अराउंड घूम रही हैं वो क्या है, अकाउंट्स। ठीक है ना, अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किन चीज़ों के ऊपर बने होते हैं, 5 अकाउंट्स के ऊपर। सबसे पहला क्या है, रेवेन्यू। ठीक है, अब सीधा सीधा आपको पता है यार कंपनी का एग्जिस्टेंस है, कंपनी एक बनी है तो वो कुछ ना कुछ तो कमाने के लिए बनी है। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है बस कंपनी बस बना के आप लोग बैठे हुए हो, आप अपने घर बैठे हो, सब अपने घर बैठे हो, पैसे भी रेज कर लिया, फंड भी रेज कर लिया, लेकिन अब क्या है कुछ काम नहीं कर रहे। किसी ना किसी का तो पर्पस है, कंपनी बनाने का पर्पस क्या है, पैसे कमाने। ठीक है, चाहे तो आप वो मार्केटिंग कंपनी बना लो, चाहे तो आप वो ऑयल एंड गैस में बना लो, चाहे तो आप सीमेंट सेक्टर में बना लो, किसी में बना लो, कहीं ना कहीं आप पैसे कमा रहे हो। आप ऑयल बेच के कमा रहे हो, सीमेंट बेच के कमा रहे हो आप, या तो कोई सर्विस बेच के कमा रहे हो, किसी भी किस्म की आप सर्विस दे रहे हो या प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है ना, तो रेवेन्यू लाजमी है। ठीक है ना, अब रेवेन्यू तो मेरे पास आ गया, रेवेन्यू को ड्राइव करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस भी तो चाहिए होती हैं। सेकंड क्या है हमारा जो हमारा इसका अकाउंट हेड ऑफ अकाउंट के जो 5 टॉपिक्स हैं, मतलब जो 5 हमारे जो हेड हैं, उसका सेकंड क्या है, एक्सपेंसेस। देखो अब मैं रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ पर्सनली, लाइक अगर मैं बात करूँ, मैं ऑयल सेल कर रहा हूँ, मैं पेट्रोल पम्प्स पे ऑयल वगैरह सेल कर रहा हूँ, तो मैं इसको सेल करने के लिए यार मैंने जो ना वहाँ पे बंदे रखे हुए होंगे जो ऑयल वगैरह वहाँ पे फ्यूलिंग वगैरह कर रहे होंगे। मैंने कुछ बंदे ऐसे भी रखे होंगे जो वहाँ पे ऑयल को डिलीवर करते हैं, कुछ अनलोड करते हैं, कुछ लोड करते हैं, कुछ हिसाब किताब बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर एक्सपेंस तो मतलब चाहिए। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है, एसेट्स। एसेट्स क्या है, देखो ये असास है यार। असास है क्या मतलब, लाइक मैंने अगर कंपनी बनाई और मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं ऑयल सेल कर रहा हूँ, तो यार ऑयल को पहुँचाने के लिए मेरे पास कुछ एसेट्स भी होने चाहिए। मेरे पास बिल्डिंग होनी चाहिए जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे पास वो कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास जो है ना वो एक लोकेशन होनी चाहिए जिधर मेरा पंप बना हुआ है, मेरे पास जो है ना उसकी सारी बॉडी बनी हुई होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो एसेट्स होना मेरे पास लाजमी है, इसके अलावा मैं बिज़नेस नहीं कर सकता। ठीक है, फिर हमारे पास आता है 4th and 5th पे लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी। ठीक है ना, देखो लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी को मैं एक साथ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो यार एसेट चाहिए किस लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। ये एक्सपेंसेस तो डे टू डे होते हैं, मतलब ये देखो ना अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये परमानेंट है। ठीक है ना, ये जब बिज़नेस स्टार्ट हुआ था ये तब से कंटिन्यू चलती रहेंगी जब तक बिज़नेस एंड ना हो जाए या किसी ना किसी वाइंड अप ना हो जाए। लेकिन ये रेवेन्यू ये जो है ना टेम्परेरी होते हैं, मतलब ये हर ईयर टू ईयर जो है ना चेंज होते हैं, हर साल के अलग होते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये एसेट लायबिलिटीज़ वगैरह चल रही होती हैं। अब सिस्टम क्या है भाई, एसेट है, एसेट हमारे पास कहाँ से आया यार, या तो वो घर से पैसे लगाए बंदे ने, ठीक है ना, पर्सनल फाइनेंसिंग की है, या किसी से लोन ले लिया, उधार ले लिया, या मार्केट से जो ना वो क्रेडिट वगैरह ले लिया, तो लायबिलिटीज़ यहाँ से आती है। लायबिलिटी जो आपको आइडिया है कि वापस देना होता है, रिटर्न देना होता है, तो कंपनीज़ के अंदर जो ना ये इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह के अंदर शो हो रही होती हैं। ठीक है ना, और कैपिटल एंड इक्विटी आपको बताइए आपकी फिर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है ये वो होती है। ठीक है,
अब ये सारी चीज़ें तो पता लगी हमें 5, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एसेट, लायबिलिटीज एंड इक्विटी एंड कैपिटल, ठीक है ना। अब देखो जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस है इन दोनों को मिला के बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। इनको मिला के बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम स्टेटमेंट जो ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। ये दोनों को मिलाते हैं हम, ठीक है। वो किस तरह बनाते हैं, हम रेवेन्यू को माइनस कर देते हैं, एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, ठीक है ना। अगर रेवेन्यू ज़्यादा है तो हमारे पास प्रॉफिट है, और अगर एक्सपेंस ज़्यादा है तो हम लॉस के अंदर है। फिर वो इसका अभी तो सिंपल सा ओवरव्यू चल रहे हैं, वरना काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। प्रोडक्शन के अंदर कंपनी है तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, IT सर्विसेज में तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंपोनेंट्स का जो फर्स्ट कंपोनेंट है ना, वो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। सबसे पहला हमारा कंपोनेंट ये है। अच्छा, अब ये बनते किसकी बेसिस पे हैं, सही है, देखो ये बनते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की बेसिस पे, ठीक है ना। ये पूरा एक IFRS की तरह जो है ना, ये एक IFRS के थ्रू एक स्टैंडर्ड बने हुए कि यार अगर आप ये चीज़ बनाना चाह रहे हो तो इस स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाओ। जो पूरा जो PNL बना हुआ होता है ना, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने होते हैं ना, वो IAS 1 के हिसाब से बने हुए होते हैं। अच्छा, इसके पीछे जो बेसिस होती हैं वो IFRS की होती हैं। अगर आप यूरोपियन साइड की कंपनीज और यूरोपियन साइड का जो है ना वो अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, और अगर कोई US की साइड की होती है तो वो US GAAP को फॉलो करती हैं, ठीक है ना। IFRS एंड US GAAP, ये दो जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना मेथड चल रहे थे, जिनकी बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जिनकी गाइडलाइंस की बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है, ठीक है भाई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया हमने, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, और इन तीनों की बेसिस पे मिला के बनता है बैलेंस शीट, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या मतलब, ये कंपनी की करंट पोजीशन बता रही है कि यार कंपनी राइट नाउ किधर स्टैंडिंग कर रही है, कंपनी के एसेट्स कितने हैं, कंपनी की लायबिलिटीज कितनी है, कंपनी की जो है ना वो कैपिटल वगैरह कंपनी में कितना लगा हुआ है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना यार, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं अभी आपको ये शो कराऊंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के साथ हमारे पास एक नंबर आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना, PNL। अगर आप कंपनीज में डील कर रहे हो तो फिर आपको EPS नजर आता है, अर्निंग पर शेयर, वो उसी को जो है डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, PNL, ठीक है। हमारे पास एक PNL आया। अब देखो PNL मैंने राइट नाउ 2022 के अंदर मैंने 10 लाख रुपए कमा लिए, फॉर सपोज अगर हम अज्यूम करें नंबर्स को। अब 10 लाख के अंदर मैंने क्या किया यार, मैंने 25 जो है वो 2.5 लाख थे, और सॉरी 10 लाख मैंने कमाए, 2.5 लाख जो थे मैंने 2.5 लाख क्या किया, जिन बंदों ने इन्वेस्ट किया था मैंने उनको रिटर्न कर दिया कि यार एक काम करो, तुमने इतना सारा साल मेहनत की, इतनी सारी चीज़ें इन्वेस्ट की, ये तुम्हारे पास तुम्हारा प्रॉफिट आ गया। बाकी के 7.5 लाख का मैंने क्या किया, मैंने 7.5 लाख री इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। तो अब ये जो एडजस्टमेंट मैंने की, ये एडजस्टमेंट किस में होती है, ये होती है चेंजेस इन इक्विटी के अंदर, ठीक है। ये एडजस्टमेंट क्या होती है, चेंजेस इन इक्विटी के अंदर। अब देखो PNL किस में जा रहा है, आपका चेंजेस इन इक्विटी के अंदर जा रहा है। चेंजेस इन इक्विटी किसका के अंदर शो करता है, वो इक्विटी एंड कैपिटल जो आपका हेड है बैलेंस शीट का, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, उसमें आता है, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड है। ज़्यादातर सबसे पहले ना स्टार्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बैलेंस शीट से होता है, फिर हमारे पास जो ना ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मैं बनाने की अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी बता रहा हूँ, आपको किस तरह देखना है, आपको इसमें एज अ इन्वेस्टर एज अ ट्रेडर किस चीज़ों को देखना है, वो हम आगे की वीडियोस में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसको समझ रहे हैं कि ये पीछे के सिचुएशन क्या चल रही है, पीछे का मैकेनिज्म क्या चल रहा है, ठीक है। आपने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एक स्टेटमेंट निकलता है, एक चीज़ निकलती है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, कितना कमाया कितना घटाया, ठीक है ना, कितना नुकसान किया, वो उसकी एडजस्टमेंट होती है। थोड़ी सी कंपनीज के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो वो जो चेंजेस इन इक्विटी में जाती है, और चेंजेस इन इक्विटी किस में जाता है, आपका इक्विटी एंड कैपिटल के पोर्शन में जाता है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। ये आपने बना लिया। अच्छा, यहाँ पे एक अकाउंटिंग इक्वेशन भी पूरी हो रही थी, क्योंकि एसेट्स को हम किस तरह बोलते हैं, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, क्योंकि जो आपके पास एसेट है वो कहाँ से, या तो खुद का पैसा लगाया या तो फिर उधार लिया मार्केट से, या किसी से भी उधार ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता किस तरह है, मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊँ। हमने यहाँ तक तो देखा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके पीछे का भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले एक अकाउंटेंट बैठा हुआ होता है, वो डेली बेसिस पे जो पूरा साल क्या हो रहा होता है, जो भी कैश इन हुआ, कैश आउट हुआ, जो एक्सपेंसिस हुए, जो इनकम हुई, जो सारी चीज़ें, उनकी ना डबल एंट्रीज बना रहा होता है। ये अकाउंटिंग वाला बच्चा जो वीडियो देख रहा है वो समझ गया, ठीक है। फिर क्या होता है, हमारे उन जर्नल एंट्रीज से फिर थोड़ा सा ऊपर लेवल का बंदा आ जाता है, वो उसको जर्नल अकाउंट्स में लेके जाता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, और फिर ट्रायल बैलेंस की बेसिस पे
आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने लग जाता है। ये पांचों पार्ट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। सबसे पहले क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड नंबर पे आ जाता है बैलेंस शीट, थर्ड नंबर पे आ जाता है चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा, फिर इसके अंदर जो है ना एक और पार्ट होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, जिसकी बेसिस पे कैश फ्लोज को बनाया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे पता लगता है कि कंपनी के पास कितना पैसा है कैश के फॉर्म में, जिससे वो अपने जो डेली बेसिस के एक्सपेंसेस या डेली बेसिस की जो लाइबिलिटीज़ वगैरह खड़ी हुई हैं उनको पूरा कर सके। ठीक है, फिर ये हमारा चौथे नंबर पे क्या बनता है, कैश फ्लोज। ठीक है, अच्छा अब ये चारों चीज़ें ना आपने हर जगह सुनी होंगी, और जो फाइनेंस का स्टूडेंट जो सीए एसीसीए का बच्चा वीडियो देख रहा है उसने ये सुना होगा नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या नोट्स में डाल दो, ये नोट्स के अंदर डाल दो। ये नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट ना नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 5th पार्ट है वो ये नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको क्या बताते हैं, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बताते हैं कि भाई रेवेन्यू 1.1, आप नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके देखो कि 1.1 के अंदर जो रेवेन्यू का नंबर लिखा हुआ है, लेट सपोज 100 मिलियन, वो 100 मिलियन में क्या क्या आइटम्स ऐड है, इन्होंने कंपनी ने क्या क्या ऐसा किया जिससे ये 100 मिलियन ड्राइव की डिटेल एक्सप्लेनेशन नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगी। एक्सपेंसेस के अंदर बात कर रहे हैं कि भाई चलो इनके 60 मिलियन के एक्सपेंसेस हैं, अब जो 60 मिलियन का जो फिगर की डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आपको 1.2 के नोट में मिलेगी। इसी तरीके से हर आइटम एसेट्स की, लाइबिलिटीज़ की एंड इक्विटी की। समझो अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100 पेजेस का बना हुआ है ना, तो 5 to 6 पेजेस के ऊपर ये चारों चीज़ें आ जाएंगी, बाकी सारा जो है ना ये नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी जो है ना वो वैल्यू रखता है। इसमें आपको हर चीज़ की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लाइक अगर आप बात कर रहे हो यार, आप कंपनी की लाइबिलिटीज़ चेक कर रहे हो, अब लाइबिलिटीज़ के अंदर फिर दो आ जाते हैं, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। अब लॉन्ग टर्म के अंदर आप देख रहे हो यार एक नई चीज़ नज़र आ रही है आपको, ठीक है, अब नई चीज़ नज़र आ रही है, उसका नंबर चेक करो कि वो नंबर कौन सा है, और वो नंबर को नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके चेक करो, वहाँ पे उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी। ये मैं आपको शो करा देता हूँ अभी कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें स्क्रीन आपके पास विजिबल होगी, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अभी जो आपको नज़र आ रहा है ये है आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, ठीक है ना, बैलेंस शीट का स्टेटमेंट है। ये आपके पास क्या है, ये बैलेंस शीट है। ठीक है यार, देखो ये जो है ना कंसोलिडेटेड और अनकंसोलिडेटेड को अभी छोड़ दो, इसका जो है इतना ज़्यादा काम नहीं है, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। ये देखो आपको नज़र आ रहा है एसेट्स नज़र आ रहे हैं नॉन करंट, ठीक है ना, आपको करंट एसेट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, फिर आपको जो है ना वो टोटल एसेट्स आ गए। अब ये टोटल एसेट्स किसके बराबर होने चाहिए, इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़ के, ठीक है ना, करंट लाइबिलिटीज़ के होने चाहिए। अच्छा अब ये देखो ये हमारे पास एक आ गया बैलेंस शीट का आइटम। सेकंड हमारे पास क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप देख रहे हो कि कंपनी की नेट सेल्स नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है ना, कंपनी की नेट सेल्स नज़र आ रही हैं, कंपनी जो है ना वो ग्रॉस प्रॉफिट कितना जनरेट कर रही है, ठीक है, कंपनी के प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कितना, टैक्सेशन कितना दे रही है, और ये जो आइटम मैं आपसे कह रहा था वो ये आ गया, ठीक है ना, क्या अर्निंग पर शेयर। अब जैसे कि ये पीएसओ कंपनी का आपको नज़र आ रहा है सामने कि पीएसओ कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपके सामने, और इसने कंपनी ने इस साल के अंदर कंपनी को लॉस हुआ था, किसके अंदर 2020 में, और 2021 के अंदर कंपनी ने 62 रुपीज़ पर शेयर अर्निंग की है। इसके बाद आपको नज़र आएगा जो है ना वो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एसओसीआई भी आप जो ना देख सकते हैं। इनमें कोई अदर इनकम, मतलब लाइक कंपनी का बिजनेस था अपना ऑयल वगैरह सेल करना, लेकिन ये अदर इनकम के अंदर कुछ और आइटम भी आ गया, जैसे कि कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी स्टॉक मार्केट वगैरह में, उस पर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है भाई स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जैसे मैं आपको बता रहा था कि चेंजेस इन इक्विटी का अमाउंट यहाँ से आता है, ठीक है ना, बैलेंस एज एट जून 30, 2021, ये सारा बैलेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें देखो ये लॉस कितना हुआ किसी और इनकम पे, प्रॉफिट कितना हुआ, इन्होंने प्रॉफिट कितना दिया, डिविडेंड कितना दिया, ये सारी एडजस्टमेंट यहाँ पे आती है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो के अंदर तीन चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है ना, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये सारी जो ना कैश फ्लोज में आ जाती हैं। ये जो आपको क्योंकि बनाना नहीं है, इसकी हमें खाली जो ना वो एज अ ट्रेडर और एज अ इन्वेस्टर इसकी इंटरप्रिटेशन देखनी है, तो वो हम इंशाल्लाह आगे की वीडियो में इनको इन डेप्थ लेके चलेंगे कि किस तरह नज़र आ रही है। ठीक है, ये देखो ये आ गए नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बेसिस की IS1 की बेसिस पे बनते हैं, ठीक है ना, और ये जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं ये IFRS की बेसिस पे होते हैं। और ये जो है आपको कम्प्लीटली जो है ना, मतलब जो ऑडिटर है ना, ऑडिटर का काम ही ये है, आके जो ऑडिट रिपोर्ट के सेक्शन में हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे, ऑडिटर का काम ही ये है कि आगे ये बताना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना हुआ है ये प्योरली IFRS की बेसिस पे बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो वो बोलेगा भाई ये ट्रू एंड फेयर व्यू जो है ना आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल ओके, कोई ऐसा मसले वाली बात ही नहीं है। ठीक है, सेकेंड, अगर वो नहीं बना हुआ है,
IFRS की बेसिस पे तो वो बता देगा कि यार ये वाला आइटम जो है ना, ये कुछ आइटम्स हैं, इनके अलावा बाकी सारे IFRS की बेसिस पे बने हुए, इन्होंने इसमें कुछ मसले किए हैं। अच्छा, अब देखो ये IFRS की बेसिस पे बने हुए होने का मतलब ये नहीं है कि वो आके बता रहा है कि कंपनी का नुकसान कितना हुआ है, फ़ायदा कितना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ऑडिटर के लिए। ऑडिटर कोई फ्रॉड पकड़ने नहीं आता है। ऑडिटर आपको क्या बताने आता है? ऑडिटर आपको ये बताने आता है कि देखो कंपनी ने जो 10 मिलियन का लॉस शो किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है यार, सही है, वाकई में हुआ है, कोई ऐसा मसला नहीं है, वाकई में ये चीज़ें हुई हैं। अगर वो आगे प्रॉफिट शो कर रही है तो वाकई यार प्रॉफिट शो कर रही है। अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुई है तो ऑडिटर उसको क्रॉस वेरीफाई करता है। जो ऑडिटर का सबसे फेवरेट एरिया होता है रिलेटेड पार्टी, भाई आपस के अंदर क्या खिचड़ी पका रहे हो, आपस के अंदर क्या डीलिंग कर रहे हो, किसी और का पैसा है तुम आपस में पर्सनल बेनिफिट के लिए तो यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वो इन चीज़ों को आगे पकड़ता है। अब देखो ये आपको नजर आ रहा है नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, सारा गेम इसका है। अब देखो ये आपको इन डेप्थ यहाँ पे सारी चीज़ें नजर आएंगी, ये कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें यार इसको पढ़ो, एक्सटेंसिव लेवल की नॉलेज मिलेगी। ये जो यूट्यूब और फेसबुक वगैरह पे जो आपको अक्सर लोग नजर आते हैं ना कि यार ये चीज़ हो गई कंपनी में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नजर आएंगी आपको, यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में नजर आएंगी। अब देखो, अब लेट सपोज मैं इसमें से आपको एक आइटम बताता हूँ कि यार अगर हम एक काम करते हैं, हम ये आइटम चेक करना चाह रहे हैं इसके अंदर से, ये हम लेट सपोज हम इसकी नेट सेल्स चेक करना चाह रहे हैं कि यार ये जो कंपनी की नेट सेल्स नज़र आ रही हैं, ठीक है ना, ये 29 के नोट्स में है, एक्सप्लेन उन्होंने की हुई है, जो 124,104,247 जो 375 का जो नंबर है, इसकी कंप्लीट डिटेल जो है ना वो ब्रेकअप बताओ, ये सारी चीज़ें बताओ। तो इन्होंने नोट 29 के अंदर ये एक्सप्लेन किया। अब अगर हम सीधा नोट 29 की तरफ जाते हैं तो हमें ये नज़र आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो इसमें आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब देखें नोट 29 के अंदर ये चीज़ें एक्सप्लेन की हुई होंगी ऑडिटर ने, सॉरी ये कंपनी ने, मैनेजमेंट ने, ठीक है। मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, देखिए आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। मुझे जाना है नोट 29 में क्योंकि मैं नेट सेल्स चेक करना चाह रहा हूँ कंपनी की कि नेट सेल्स का क्या चक्कर है, ठीक है। मैं 28 पे आ गया हूँ, 28.1.2 28, ये सारी चीज़ें आने के बाद, ठीक है। अब देख रहे हो कितने डिटेल के अंदर ये बने हुए होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये देखो ये आ गई नेट सेल्स। अब इन्होंने बताया यार जो नेट सेल में जो नंबर था, ये देखो वहाँ से बिल्कुल क्रॉस वेरीफाई करा है, इसके अंदर जो है ना कुछ डिस्काउंट वगैरह दिए हैं, सेल्स टैक्स इतना लगा है, ठीक है ना, फ्रेड वगैरह इतनी लगी है और ये ग्रॉस जो है ना वो इतनी हुई थी, सारी चीज़ें। अच्छा, इसकी भी एक्सप्लेनेशन किस में दी हुई है भाई, ये नंबर देखना है ना, 29.1 में जाके देखो और 29.2 पे जाके देखो, ये आ गया, ये इन्होंने बताया नीचे। दिस रिप्रेजेंट रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर्स, मतलब ये जो रेवेन्यू आया है वो कस्टमर से आया है। इंक्लूड एक्सपोर्ट सेल्स, इसमें एक्सपोर्ट की भी सेल्स कुछ शामिल है और उन्होंने उसका भी नंबर बता दिया, मतलब ये जो है इसमें से एक्सपोर्ट हुई है, बाकी जो है ना सारी लोकली जो है ना इन्होंने सेल की। फिर हमारे पास 30 नंबर पे आ जाता है। तो ये देखो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से इजीली मिल जाएंगी। तो आपको मेरा नहीं ख्याल कि आपको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत है। जिस कंपनी की चीज़ें देखने आप यार ये जाके देख लो, एक दफ़ा पढ़ लो, ठीक है ना। जब आप पढ़ लोगे ना तो आपको कंपनी का काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज आपको मिल जाएगी। यार आप किसी कंपनी को अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो 1 महीने के लिए 2 महीने, एटलीस्ट इस कंपनी के बारे में एक्सटेंसिव नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। क्योंकि देखो आप ऐसा नहीं है कि आप एक ही दफ़ा खरीद के बेच दोगे, आप उसको होल्ड रखोगे, फिर आप उसको 2-3 महीने बाद फिर अपॉर्चुनिटी आएगी, फिर उसमें खरीदोगे, फिर उसमें निकलोगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पूरा महीना वॉच करते हैं किसी स्टॉक को, हमने देखा कि यार एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी और जल्दी से जो ना बाय किया, 50 रुपीज़ पे बाय किया, 52 पे इमीडिएटली सेल कर दिया कि यार ये 2 रुपये का प्रॉफिट ले लो। बाद में देखते हैं वो रैली कर जाता है 75 पे, 70 पे, 60 पे। तो देखो ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजीज आपको खुद को बनानी होंगी यार। जब आप खुद स्टॉक मार्केट में आए हो ना तो खुद हेल्प करनी है अपनी खुद की। ऐसा ना हो कि आप उन बंदों में शामिल हो जाओ जो मार्केट में आते हैं और आके पीछे से बुरा भला कहते हुए चले जाते हैं कि यार मार्केट अच्छी नहीं है, यहाँ पे लॉस ही होता है, यहाँ पे जो है जिसको प्रॉफिट हो रहा होता है ना वो प्रॉफिट ही होता है। मैं अपने स्टूडेंट से अक्सर ये कहता हूँ कि खुशकिस्मत है वो लोग जिनका कैपिटल गेन टैक्स कटता है। तो सर बच्चे कहते हैं सर ऐसा क्यों, मतलब देखो प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल गेन टैक्स कट रहा है ना, फजूल का तो प्रॉफिट कैपिटल गेन टैक्स नहीं कटेगा आपका। मतलब आप खुशकिस्मत हो, आपका कैपिटल गेन टैक्स कट रहा है क्योंकि आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपके साथ और भी डिटेल में शेयर करेंगे। बाकी ये एक फ्लो था जिसको आपने तकरीबन समझ लिया होगा कि हमारा जो सारी चीज़ें हैं ना वो 5 चीज़ों पे बेस करती हैं, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एसेट, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। ठीक है, अब जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की हेल्प से बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, एसेट, लायबिलिटीज एंड इक्विटी की बेसिस पे बनता है हमारी बैलेंस शीट, और हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एक आइटम निकलता है जिसमें
कुछ चेंजेस इन इक्विटी की जो है ना वो स्टेटमेंट बनने के बाद वो आइटम हमारा बैलेंस शीट में चले जाता है, फिर कैश फ्लो यहाँ से आ जाता है और फिर नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने अभी देख लिया। ये सारे किसकी बेसिस पे बनते हैं? ये सारे बनते हैं IAS 1 की बेसिस पे, और IFRS का जो ना हमने इन्हें इसमें फ्रेमवर्क जो ना अडॉप्ट किया हुआ होता है, और अगर कोई US कंपनी थी तो वो US कैप को फॉलो करती हैं, ठीक है। और ये जो है ना इसको बनाने के पीछे का मैकेनिज्म क्या है कि एक आम आदमी रोज डेली बेसिस पे जर्नल एंट्रीज करता है, फिर उनकी बेसिस पे जर्नल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, एंड देन फिर जो है ना वो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। इधर ही जो है ना वो डेबिट क्रेडिट बराबर होना लाजमी है। अगर डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं होता, जो अक्सर स्टूडेंट्स के साथ इशू होता है, तो फिर वो यहाँ से क्रॉस चेक होता है कि यार ऊपर पीछे कहीं ना कहीं कोई मसला है। उसकी बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं? ये पांचों चीज़ें हैं: प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है, कैश फ्लोज एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इन पांचों पे सारी कहानी है। लेकिन और भी आइटम्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी पूरे पेश करती है क्वार्टर एंड पे या ईयर एंड पे, तो वो सारी चीज़ें भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। लाइक जैसे कि कंपनीज एक्ट 2017 का टच आता है, जिसमें डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है। डायरेक्टर रिपोर्ट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है हम इसको आगे जाके देखेंगे। ऑडिटर रिपोर्ट आ जाती है, इसके अंदर भी शेयर होल्डिंग पैटर्न आता है, कंपनी का ग्रुप स्ट्रक्चर आता है, कंपनी थोड़ा अपने बारे में बताती है, कुछ बिजनेस का बताती है, कुछ अपने पीछे के माइलस्टोन का बताती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह यहाँ से सीखने को मिलेंगी, और अगर आप खुद भी रीड करते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये कि इंशाल्लाह इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम फिर जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एनालिसिस को चेक करेंगे कि यार हम कंपेयर इसको किस तरह करें, ठीक है ना, हम इसको किस तरह इन चीज़ों को लेके चलें। तो उससे आपको काफ़ी इंशाल्लाह हेल्प मिलेगी, और उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखोगे भी। फिर इंशाल्लाह हम जो है ना वो थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे, और फिर एट दी एंड हम टेक्निकल्स की तरफ जाएंगे। टेक्निकल्स को मैं एंड में क्यों कवर करना चाह रहा हूँ? क्योंकि टेक्निकल एक काफ़ी डिटेल टॉपिक है और वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो फर्स्ट हम थोड़ा सा ग्राउंड सेट कर लें, थोड़ा सा माहौल को समझ लें, और जब माहौल को समझ जाएंगे तो फिर हम उसके अंदर डिग कर सकते हैं, उसके अंदर जाके हम सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। सो आई होप कि आपने वीडियो आपको समझ आई हो, और अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आपका सवाल हो, तो आप जो है ना कमेंट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आपको मैं अगेन यही एडवाइस करूँगा कि यार आप जो इसकी प्रीवियस वीडियो थी वो लाजमी वॉच करें, उससे आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि मैं आज हमने कहाँ से कंटिन्यू किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।